हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिव्यमयी टीम की तरफ से आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है आकाश श्रीवास्तव। तारीख है आज 5 नवंबर 2022 और हम बात करें द हिंदू के डेली एडिटोरियल एनालिसिस को आसान भाषा में समझने की। इसका फ्री पीडीएफ और दूसरे वैल्यूएडेड मटेरियल आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे क्वालिटी कंटेंट हम आप तक लाते रहें। आज के सेशन में द हिंदू के दो एडिटोरियल आर्टिकल पर बात होगी। पहला, रिमोट वोटिंग, और दूसरा, इन पाकिस्तान अ स्टेट ऑफ वॉर विथ मच ड्रामा अहेड। वन बाय वन दोनों ही एडिटोरियल आर्टिकल के क्रक्स को आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। इसमें जो भी हिंदी अनुवाद हुआ है उसके लिए गूगल ट्रांसलेशन का इस्तेमाल हुआ है। ऐसे में शब्दार्थ और भावार्थ की भिन्नता को कमेंट बॉक्स में जरूर इंगित कीजिएगा। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला एडिटोरियल आर्टिकल, रिमोट वोटिंग। शॉर्टर टर्म ओवरसीज माइग्रेंट शुड बी एबल टू अवेल द पोस्टल बैलेट सिस्टम। अल्पावधि के प्रवासियों को डाक मतपत्र प्रणाली का लाभ उठाने के लिए सक्षम होना चाहिए। आर्टिकल में बात हो रही जिस तरीके से, जब बात आती है कि डायस्पोरा पॉपुलेशन की, तो भारत की दुनिया भर में सबसे बड़ी डायस्पोरा पॉपुलेशन है। लगभग 1,35,00,000 एनआरआई दुनिया भर में फैले हुए हैं। और ज़्यादातर की बात करते हैं तो अल्पावधि के कार्य के लिए बाहर जाते हैं, कोई कॉन्ट्रेक्चुअल वर्क हो गया इत्यादि। और कई बार ऐसा होता है इस अवधि में अगर चुनाव होता है तो ये अपना जो मताधिकार है उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बात होती है भारत का जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इसके द्वारा जो होम कंस्टिट्यूएंसी है वहाँ पर फिजिकली प्रेजेंट होकर वोट देना होता है। और ऐसे में जो एनआरआई हैं अथवा जो ओवरसीज माइग्रेंट रहते हैं, प्रवासी, उनको ये काफ़ी समस्या का एक विषय बन जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे अवरोधों के सामना करने की वजह से वो अपने मताधिकार का प्रयोग ही नहीं करते हैं। कुछ डेटा की बात कही जा रही है, जिस तरीके से 2019 का जब लोकसभा चुनाव होता है उसमें तकरीबन 1 लाख जो रजिस्टर्ड इलेक्टर्स हैं, और उनमें से मात्र 25,000 के आसपास जो प्रवासी रहते हैं वो अपना मताधिकार का प्रयोग कर पाते हैं। और अब आगे इसमें बात कही जा रही है जिस तरीके से 2000 में एक कमेटी बनाई जाती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, और बेसिकली इस बात का प्रयास किया जाता है कि क्या ऐसा एक तरीका निकालना चाहिए जिससे कि जो प्रवासी भारतीय हैं उनको भी मताधिकार में, जो ये एक पर्व होता है, इसमें भाग लेने का मौका मिल सके। और अब जब इसमें बात कही जा रही है तो कई बार ऐसा कंक्लूजन होता है कि क्या प्रॉक्सी वोटिंग करना चाहिए। और अब इसमें भी बात कही जा रही है कि इसके ही निहितार्थ एक बिल भी पास होता है 16वीं लोकसभा में, किंतु ये लैप्स कर जाता है। 2020 में वापस चुनाव आयोग गवर्नमेंट से अप्रोच करता है कि जो एनआरआई हैं उनको वोट करने की अनुमति दी जाए पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल करके। बेसिकली पोस्टल बैलेट में क्या होता है कि ज़्यादातर जो भी, खासतौर पे हमारे यहाँ पे जो फोर्सेस के लोग हैं उनकी पोस्टिंग बदलती रहती है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। तो चुनाव कहीं पर हो रहा है, ऐसा संभव नहीं होता है छुट्टी लेके आना, तो फोर्सेस के लिए अलाउ है, वो पोस्टल बैलेट उनके लिए होता है। और इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम, जिस तरीके से मान लीजिए मोबाइल पे मैसेज आ गया और उसमें रजिस्टर हो गए। ओके, इसको एक चित्र से भी दिखा देता हूँ, ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। देखिए, बात हो रही प्रवासियों की, बात हो रही है जिस तरीके से ये बाहर जब निकलते हैं तो ये अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। इसके ही लिए चुनाव आयोग द्वारा जब पोस्टल बैलेट की बात कही जाती है तो ये देखिए, जैसे मोबाइल में ऑप्शन आ गया और जो भी पसंदीदा के कैंडिडेट अथवा पार्टी है वहाँ पर वो ऑप्शन का चुनाव हो जाता है और ये मैसेज की तरीके से वापस सेंड हो जाता है। तो बेसिकली ये इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट है। पहले के समय में जब ये नहीं होता था तो बाकायदा चिट्ठी की तरीके से होता था, वहाँ पे अपना मताधिकार का प्रयोग करके उस चिट्ठी को जो रिटर्निंग ऑफिसर होता था उसको दिया जाता था और वो वापस उसको जमा कराता था। और अभी भी ऐसा सिस्टम है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम है, जैसे जो भी बाहर रह रहे हैं सर्विसेज के लोग,
वहाँ पर एक रिटर्निंग ऑफिसर बना दिया गया, वो इनसे वोट करा लिया और वापस वो जो भी मशीन होती है, मशीन को लेके वो वापस जहाँ पे भी जमा होगी वो आके जमा करा देगा। ऐसे ही डिमांड उठाई जा रही है कि क्या जो प्रवासी भारतीय हैं उनके लिए भी कुछ ऐसा ही सिस्टम कर देना चाहिए। तो बेसिकली अब इसमें बात कही जा रही है कि देखिए, ये पूरा आर्टिकल जो है, इसका इम्पोर्टेंट आर्टिकल था, इसलिए पूरा इसका जो हिंदी अनुवाद है यहाँ पर लिख दिया गया है, ताकि जब आप पीडीएफ पढ़ें तो इसमें काफ़ी आसानी हो जाए। तो बेसिकली जब बात कही जा रही है कि पोस्टल बैलेट के उपयोग की अनुमति एनआरआई के लिए एक अच्छा कदम होना चाहिए, और चूंकि पोस्टल बैलेट होगा तो जो दूतावास हैं या काउंसलर, उनके अधिकारियों का काम का बोझ जरूर बढ़ेगा, पर प्रॉक्सी नियुक्त करने के बजाय इससे बेहतर बात क्या होगी कि जो जनादेश है दर्ज करने के लिए अधिक भरोसेमंद तरीका रहेगा। और वर्तमान में सेवा कर्मियों के लिए जब बात कही जा रही है, इनके लिए क्या होता है कि जो फोर्सेस होते हैं किसी जगह पे, इनकी संख्या कम होती है जब कंस्टिट्यूएंसी के हिसाब से अगर बांटा जाए। और इसके विपरीत में जैसे केरल जैसे अगर स्टेट का एग्जांपल ले लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा संख्या में जो माइग्रेंट लेबरर हैं, नर्सेज हैं, वो बाहर काम करने जाती हैं, और ऐसे में उनकी संख्या बल जो रहता है वो राज्य के चुनाव में काफ़ी अंतर डाल सकता है। तो वही बात इसमें कही जा रही है कि जो वर्तमान में सेवा कर्मियों के लिए अनुमति दी जाती है, जो एनआरआई के विपरीत प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में सीमित संख्या में है। और अब बात हो रही माइग्रेंट लेबरर की, जो कुछ राज्यों में मतदाताओं के बीच में अधिक महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकते हैं, उदाहरण के तौर पर जिस तरीके से भी केरल का नाम लिया। अब आगे बात इसमें कही जा रही है कि 2014 में भी चुनाव आयोग द्वारा ऐसा ही डिस्कशन ऑर्गेनाइज किया गया था, और कई जो पार्टी हैं उन्होंने इस पे प्रश्न भी उठाया था कि अब इसमें एनआरआई को तो फायदा हो जाएगा। भाई मान लीजिए जो माइग्रेंट एनआरआई है, माइग्रेंट लेबर है, बाहर गए, उनको तो फायदा हो जाएगा, लेकिन अपने देश के भीतर भी तो आंतरिक प्रवासी जो मजदूर हैं उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा रहती है। मान लीजिए कि यूपी का कोई लेबर है, वो कहीं पंजाब में जाके काम कर रहा है, पंजाब का कोई बेंगलोर में काम कर रहा है, दक्षिण भारत से कहीं उत्तर भारत में कोई आ रहा है, तो इस तरीके से इंटरनल माइग्रेशन काफ़ी बड़े स्तर पर चलता रहता है। तो क्या अगर पोस्टल बैलेट जब एनआरआई के लिए इसको लागू कर दिया जाएगा, तो क्या जो अंतः प्रवासी रहते हैं इनके लिए ये अनुचित कदम नहीं होगा, इनके हितों के लिए ये नाइंसाफ़ी नहीं होगी, क्योंकि ऐसी समस्या तो इन्हें भी रहती है, फिजिकली प्रेजेंट होना होता है, कई कारणों से नहीं पहुंच पाते हैं और मताधिकार से हाथ इन्हें धोना पड़ता है। तो बेसिकली अब यहाँ पर तर्क ये दिया जा रहा है कि जब एनआरआई से तुलना अगर किया जाए तो देश के अंदर ट्रेवल करना काफ़ी ज़्यादा आसान रहेगा बनस्पत विदेश से अगर किसी को भारत में आना है, सिर्फ और सिर्फ चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। अब आगे बात आर्टिकल में ये भी उठाई जा रही है कि जिस तरीके से इस फैसिलिटी को एक्सटेंड करने की बात हो रही है प्रवासी भारतीयों के लिए, दूसरा प्रश्न यहाँ पर यह भी खड़ा होगा कि इसमें क्या कैटेगरी कर देनी चाहिए। जो लंबी अवधि के लिए बाहर रहते हैं उनको भी क्या ऐसी फैसिलिटी मिलनी चाहिए, अथवा जो सिर्फ अल्पावधि के लिए जो प्रवासी रहते उनको ही सिर्फ ऐसी फैसिलिटी के लिए एलिजिबल करना होगा। अब चूंकि आगे काफ़ी दिलचस्प होगा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया किस तरीके से डिसाइड होता है, क्या सरकार इसमें निर्णय लेती है कि जो बाहर रहते हैं एनआरआईज उनको मताधिकार का प्रयोग करने के लिए कोई एक सिस्टम, स्पेशली पोस्टल बैलेट जैसा कोई सिस्टम तैयार करके दिया जा सकता है। यदि दिया जा सकता है तो आने वाले जो भी चुनाव होंगे, क्या उसमें इस मताधिकार का जब प्रयोग किया जाएगा तो चुनाव की तस्वीर बदलती नज़र आ सकती है। ये सब काफ़ी दिलचस्प होगा और सब चीज़ का जवाब आने वाला समय ही दे पाएगा। अगले एडिटोरियल की अब बात हम करेंगे इन पाकिस्तान अ स्टेट ऑफ वॉर विद मच ड्रामा अहेड। पाकिस्तान में युद्ध की स्थिति आगे बहुत ड्रामा के साथ। पाकिस्तान में अभी जो भी हालात चल रहे हैं वो काफ़ी ख़राब चल रहे हैं। हाल में ही अभी इमरान खान को भी इन पे जानलेवा हमला होता है, 3 गोली पैर में लगती है, अभी हॉस्पिटलाइज्ड हैं। और इनको गोली तब लगती है जब ये हकीकी आज़ादी, जो लॉन्ग मार्च होता है, बेसिकली जिस तरीके से भी भारत में भी कांग्रेस द्वारा भी एक लॉन्ग मार्च निकाला गया है,
राहुल गांधी जी इसको लीड कर रहे हैं, उसी तरीके से अपने देश में इमरान खान भी वैसा ही कुछ कर रहे थे। जनामत जो जनमत होता है उसको और मजबूत करने के लिए, और उसी के दौरान इन पे जानलेवा हमला हो जाता है। अभी हॉस्पिटल में इनका इलाज चल रहा है, किंतु जैसे ही ये बात करने की स्थिति में आते हैं, तुरंत त्वरित रूप से ये डिमांड करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जो पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ जी, वहाँ के जो गृह मंत्री हैं, और साथ साथ में जो सेंट्रल एजेंसीज हैं, इस्टेब्लिशमेंट है, आईएसआई, आर्मी, वहाँ के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं, उन सबको हटाने की इन्होंने मांग कर दी है और कहा है कि जो हमला इन पर होता है उसमें इन सभी लोगों की संलिग्धता है। और ये काफ़ी बड़ा सवाल भी उठा देता है। इमरान खान के आगे बात हो रही, जिस तरीके से नो कॉन्फिडेंस मोशन इनके खिलाफ लाया जाता है, ये बाहर हो जाते हैं सत्ता से। और अब ये काफ़ी ऐतिहासिक भी नज़र आता है, जिस तरीके से अभी कुछ ही दिन पहले काफ़ी सीनियर ऑफिशियल, जो कि पाकिस्तान के इतिहास में भी पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि मिलिट्री के डायरेक्टर जनरल डीजीआईएसआई और साथ साथ में डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन आईएसपीआर, ये इनको पब्लिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ता है और लाइव प्रेस के सामने ये कई जो आरोप लगते हैं उसका खंडन करते हुए नजर आते हैं। और साथ ही साथ में इमरान खान पे भी जब बात होती है तब मिलिट्री का क्या स्टैंड है उसको क्लियर करते हैं। और इन सब के अलावा कई सारे एलिगेशन जो कमर जावेद बाजवा पर लगे हैं उसको भी ये खंडित करने का प्रयास करते हैं। और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो डीजीआईएसआई हैं वो एक वक्तव्य दे जाते हैं। हालांकि वो नाम तो इमरान खान का उस वक्तव्य में नहीं लेते हैं, फिर भी कहते हैं कि भाई आप रात में तो जनरल कमर बाजवा से आप मिलते हैं और दिन में आप उनको देशद्रोही बुलाते हैं। इसके अलावा जो डीजीआईएसआई हैं वो ये भी कहते हैं कि जब नो कॉन्फिडेंस का मोशन इमरान खान के खिलाफ लाया जा रहा था, तब इन्होंने एक प्रस्ताव दिया जनरल बाजवा को कि मेरे खिलाफ जो नो कॉन्फिडेंस मोशन आ रहा है इसको रोक दीजिए, नहीं आने दीजिए, और इसके एवज में आपका जो टेन्योर है उसको जब तक आप चाहेंगे तब तक बढ़ा दिया जाएगा। और बेसिकली जो डीजीआईएसआई हैं वो आगे ये भी जोड़ते हैं कि जब ये प्रस्ताव दिया जा रहा था तब ये खुद मौजूद थे। आगे अब ये बात कही जा रही है कि अगर इमरान खान की नज़र में बाजवा साहब एक देशद्रोही हैं तो उनके लिए ऐसा प्रस्ताव वो क्यों दे रहे थे। और अब इसमें आगे ये सवाल उठाया जा रहा है कि जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है और प्रेस मीडिया द्वारा जो मिलिट्री के ऑफिसर्स हैं उनको बिग गन भी कहा जाता है, ये खुद में ऐतिहासिक नज़र आता है। और पाकिस्तान की जो मौजूदा राजनीतिक और इकोनॉमिक जो हालात है उसको ये काफ़ी रिवील कर रहा है। जिस तरीके से किसी से छुपा नहीं है कि पाकिस्तान की जो सत्ता है और जो इस्टेब्लिशमेंट है उसमें कितना ज़्यादा वहाँ की जो मिलिट्री है, जिसको इस्टेब्लिशमेंट बोलते हैं आईएसआई, उसका रोल रहता है। इवन सरकार जो रहती है वो बस नाम मात्र की रहती है। मेन जो सत्ता चलाई जाती है वो पाकिस्तान में जो मिलिट्री है उसके द्वारा ही चलाई जाती है। और ऐसा ही कुछ इमरान खान के भी साथ होता है। माना जाता है कि जब ये सत्ता में आते हैं 2018 में, तो बेसिकली जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है इसका इनको काफ़ी सपोर्ट भी रहता है। और जो विपक्षी पार्टी रहते हैं, कई ने इस बात का भी खुलासा किया कि उनको कई फ़ोन कॉल्स भी आते हैं कि आपको अपनी जो भी पार्टी है और अपना जो मूव है उसको बदल लेना होगा, इमरान खान का सपोर्ट करना होगा। रातों रात ऐसा हो जाता है और इमरान खान सत्ता में वापस आ जाते हैं। किंतु जब सत्ता में वो वापस आ जाते हैं, सत्ता से जिस तरीके से वो निकलते हैं और उसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, तो बेसिकली डॉन द्वारा लिखा जाता है। डॉन जो पाकिस्तान का काफ़ी इम्पोर्टेंट अखबार है और काफ़ी एक बोल्ड एडिटोरियल वो लिखता है। उसमें ये भी कहा जाता है कि ये काफ़ी स्टनिंग दिखता है कि किस तरीके से पाकिस्तान की जो मिलिट्री है और इमरान खान की जो पार्टी है, उन दोनों का स्तर
गिरता हुआ नज़र आ जाता है। और इसमें कोई भी संदेह नहीं बचा है कि जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, स्पेशली जो आईएसआई है, वो इमरान खान को सत्ता में लाने में उसका साफ साफ हाथ रहता है। जिस तरीके से जो टॉप ऑफिशियल्स उनके द्वारा कहा जाता है कि किस तरीके से जनरल बाजवा और इमरान खान के बीच में प्रस्ताव होते हैं, बातें होती हैं, वो साफ इसी तरफ इशारा करता है। अब इन सब के बाद इमरान खान द्वारा जब ये कहा जाता है, जब ये सत्ता में बने रहते हैं, जब सब कुछ ठीक रहता है, तब कहते हैं कि पाकिस्तान के संसदीय इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब सरकार और मिलिट्री दोनों एक ही पन्ने पर नजर आ रहे हैं। अब आगे सवाल ये उठाया जा रहा है कि क्या एक ही पन्ने पे जब ये थे, तभी जो जनरल बाजवा है उनको जो टेन्योर है उसके एक्सटेंशन में आसानी से उनका एक्सटेंशन हो जाता है। सभी पार्टियां इसका सपोर्ट करती हैं, अपोजिशन में, पक्ष में, सब एक मत से उनका टेन्योर बढ़ाने की बात करती हैं। और इस पर भी सवाल उठाया गया है कि बिना सरकार की सहमति के ऐसा नहीं हो सकता है। अब आगे बात ये कही जा रही है कि जब सत्ता चलाने की बात होती है, तब वहां पर इमरान खान की जो सरकार है वो विफल साबित होती है। और जिस तरीके से मिलिट्री चाह रही होती है काम करने को, वैसा वो बिल्कुल कठपुतली सरकार बन के काम करते हैं। और अपने अंतिम जब सत्ता का समय आता है, तब बेसिकली वो मिलिट्री की बातों को सुनना भी बंद कर देते हैं। इमरान खान की बातें कही जा रही है, जनरल बाजवा से इनके डिफरेंसेस बढ़ जाते हैं नवंबर 2021 से। और उसी के बाद जिस तरीके से ये अपने इस्टेब्लिशमेंट पे, आर्मी पे, आईएसआई पे काफ़ी ज़्यादा आक्रामक हो जाते हैं इमरान खान, फॉरेन पॉलिसी में लेकर यूएसए से काफ़ी ज़्यादा तलखी कर लेते हैं। जबकि पाकिस्तान की आर्मी हमेशा यूएसए, प्रो यूएसए रहती है, और इमरान खान बिल्कुल एंटी यूएसए हो जाते हैं और इनको नो कॉन्फिडेंस मोशन लाके हटा दिया जाता है। और अब जब से इनको नो कॉन्फिडेंस मोशन लाके हटाया जाता है, जिस तरीके से हटा दिया जाता है, तो लोगों के बीच में इमरान खान के प्रति काफ़ी संवेदनशीलता भी हो जाती है। इनकी पॉपुलैरिटी काफ़ी बढ़ गई है जब से ये सत्ता से हटे हैं। आज के समय में पाकिस्तान के ये नए हीरो बन चुके हैं। इवन पाकिस्तान के इतिहास में बात करें तो शायद ही कोई लीडर इतना पॉपुलर हुआ होगा। या हम ये भी कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि पाकिस्तान के इतिहास में जो भी सबसे ज़्यादा पॉपुलर लीडर हुए हैं, उनमें इमरान खान का भी नाम अब शुमार हो चुका है। अब आगे जिस तरीके से अभी रिसेंट में कुछ चुनाव होते हैं जहां पर पाकिस्तान में इनकी तहरीक इंसाफ पार्टी अच्छी खासी जनमत हासिल कर लेती है, खासतौर पे जब प्रोविंशियल इलेक्शन होता है पंजाब में, वहाँ पर इनका होता है। इसके अलावा 8 में से 6 जब नेशनल असेंबली की सीट जीतने की बात होती है, तब इमरान खान की पार्टी सत्ता में उस पे सीटों पर काबिज हो जाती है। किंतु जिस तरीके से इमरान खान द्वारा एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट पूरा जैसे मुहिम चला दिया गया था, ये इनको नई आवाज तो दे रहा है, इनकी पॉपुलैरिटी तो बढ़ा रहा है, पर अब काफ़ी ज़्यादा इसमें समस्या भी आ गई है कि पाकिस्तान की जो आंतरिक स्थिति है वो कहीं ना कहीं गृह युद्ध की तरफ भी बढ़ती हुई दिख रही है। हालांकि इमरान खान चाहते हैं कि चुनाव अभी तुरंत करा दिया जाए, क्योंकि अभी इनकी पॉपुलैरिटी पीक पे है। अगर चुनाव होगा तो इनको उम्मीद है कि ये वापस सत्ता में आ सकते हैं। हालांकि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो इसके लिए राजी नहीं है कि जल्दी चुनाव कराने के भी कोई भी इशू नहीं है। इन सब के अलावा पाकिस्तान की जो सबसे बड़े जो मीडिया हाउस है, द जंग ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर, इसने इस बात को जब कई टॉप ऑफिशियल जो मिलिट्री हैं उनसे पूछा गया है कि भाई ये बताइए कि इस तरीके का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है पाकिस्तान के डीजी एसआई आईएसआई द्वारा, ऐसा तो कभी इतिहास में पाकिस्तान में कभी देखने को नहीं मिला था। क्या ज़रूरत पड़ गई आखिर कि ऐसा करना की नौबत आ गई? तब जवाब दिया जाता है, जिसको कि अंग्रेजी और उर्दू के पेपरों में भी निकाला गया था। जवाब दिया जाता है कि जब राज्य युद्ध की स्थिति में होता है तो लोग और सेना मिलकर इससे निपटते हैं। और क्या सैनिक और क्या सीनियर ऑफिसर, सभी
जंग मैदान में शरीक रहते हैं। और आज के समय में इमरान खान और पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वो एक स्टेट ऑफ वॉर में इंटर कर चुकी है। और अब जिस तरीके से ये बयान आता है, पाकिस्तान के जो बड़े न्यूज़पेपर्स हैं, चाहे वो डॉन की बात कर ली जाए, द जंग ग्रुप की बात कर ली जाए, अंग्रेजी उर्दू न्यूज़पेपर में बात कर ली जाए, खुले तौर पर ये बातें लिखी जा रही हैं। तो निश्चित तौर पर राजनीतिक रूप से पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा जटिलता आ चुकी है। और जब बात हो रही है जंग के मैदान में एंट्री की, स्टेट ऑफ वॉर की जब बात हो रही है, तो जब भी युद्ध की बात होगी तो जिस तरीके से युद्ध में खून खराबा होता है, युद्ध में निगोशिएशन होता है, शांति होती है, समझौता होता है, सब कुछ होता है। तो ऐसा भी अब उम्मीद लगाया जा रहा है कि अभी बहुत सारा जो ड्रामा है पाकिस्तान के राजनीतिक इतिहास में, ये आने वाले समय में देखना बचा हुआ है। उम्मीद करते हैं पाकिस्तान संभलेगा, क्योंकि हमारा जो पड़ोसी है जितना ज्वलंत रहेगा उसकी आँच हमारे तक भी आने की संभावनाएं हो सकती हैं। गृह युद्ध की स्थिति ना आए, खैर जो भी है इसका जवाब आने वाला समय देगा। आज के हिंदू के एडिटोरियल में इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।